मैं कभी भी अपनी पत्नी के शारीरिक सुख को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं एक अपाहिज था। दोनों पैरों से मैं लाचार था। इसी वजह से मेरी पत्नी हर रोज किसी न किसी को अपने कमरे में बुलाया करती थी, और फिर उसके बाद उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी। एक दिन अपनी व्हीलचेयर को लेकर मैं उसके ही कमरे में जाकर छुप गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक साथ कई आदमियों के साथ। अक्सर लोगों को लगता है कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है। भगवान से हमेशा यही शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि भगवान ने उन्हें हाथ पैर से ठीक रखा है। वो किसी भी चीज के लिए किसी के मोहताज नहीं है। असल में गरीब तो वो है जो अपाहिज है, जैसे कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और मैं अपाहिज बन गया। पहले जब मैं ठीक था तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो खरीद नहीं सकता था, लेकिन आज देखो मेरा क्या हाल हो गया है। एक तो मैं अपनी इस अपाहिज भरी जिंदगी से ही परेशान हूँ, ऊपर से मेरी पत्नी की हरकतें ऐसी हैं जो मुझे उसके ऊपर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। उस दिन भी जब मेरी पत्नी किसी के साथ कमरे में थी तो मैं बेहद बेबसी से अपने पैरों को देख रहा था, जो बिल्कुल भी चलने फिरने के काबिल नहीं बचे थे। मैंने बहुत मुश्किल से व्हीलचेयर को अपने बेड के पास खींचा और अपने हाथों से अपनी बेजान से पैरों को नीचे किया और बेहद मुश्किल से उस व्हीलचेयर पर जाकर बैठ गया। तो इतने से काम करने में मैं बहुत बुरी तरह हाफ गया था। उस रात मेरे सामने वाले कमरे में ही मेरी पत्नी की बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो हमेशा मुझे दवाइयां देकर मेरे कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया करती थी, और पूरी रात अजीब अजीब सी आवाजें मुझे सोने नहीं देती थी, जिसे सुनकर मानो मेरा कलेजा तो फट जाता था। पूरी रात मैं सो नहीं पाता था, और फिर अगली सुबह वो दरवाजा खुलता था और मेरी पत्नी उस कमरे से बाहर आती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती थी। वो बेहद सुंदर थी। उसको देखकर अपने ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उसके वो गीले बाल देखकर तो मानो मेरी जैसे जान ही निकल जाती थी। कई बार मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोती, यहां से दूसरे कमरे में क्यों चली जाती हो? तो मुझे कुछ भी जवाब नहीं देती थी, बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी मेरे बेजान से पांव को देखकर, जैसे वो ये कहना चाहती हो कि तुम जैसे अपाहिज आदमी मुझे दे भी क्या सकते हो। उसकी अजीब सी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाती थी। ऐसा नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखती थी, वो पूरा दिन मेरा बहुत ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि खाना भी मुझे अपने हाथों से ही खिलाती थी। हर रात एक सुंदर से कपड़े पहनकर तैयार हो जाया करती थी और वापस उस सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया करती थी। ये सारी बातें मुझे बेहद परेशान कर रही थी। मेरी बीवी का इस तरीके का बर्ताव मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं था। एक बार खाना खाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि सुमन, तुम रात को मेरे पास ही रहा करो। मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हो तुम? जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। कुछ ही समय की बात है, उसके बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर चलने फिरने भी लगूंगा। ये कहते हुए मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। जिस परेशानी से मैं रातों को गुजरा करता था वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मेरे हाथ को तुरंत झटक दिया और फिर खाने की थाली उठाकर बाहर चली गई। मैं भी अपनी व्हीलचेयर को चलाता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो किचन में जाकर झूठे बर्तनों को धो रही थी। मैं इस समय उसके पास गया और उससे कहा कि तुम जानती हो ना कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और फिर चल फिर भी सकता हूँ। उसने मेरी इस बात पर उसके पास ही रखा कांच का ग्लास जमीन पर दे मारा और गुस्से में मेरी व्हीलचेयर को पकड़ा और मुझे गैलरी में ले गई। मेरा घर 10वीं मंजिल पर था। वहां से नीचे देखते हुए मुझे बेहद डर लग रहा था। मेरे चेहरे पर डर को देखकर वो कहने लगी कि तुम ऐसे डरे हुए चेहरे में ही अच्छे लगते हो। अगर तुमने गलती से भी अपने ठीक होने की बात की तो तुम्हें मैं यहीं से उठाकर नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे कि तुम कभी ठीक ही ना हो, इसी तरह बेबस और मोहताज रहो। वो बहुत गुस्से में मुझे ये बातें कह रही थी। हमारी बालकनी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी। नीचे का मंजर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी जान तो मानो मेरे गले में आकर अटक गई थी और उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो गुस्से में गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसके बाद उसने मेरी व्हीलचेयर को पीछे कर दिया और मेरे कमरे में ले गई। मुझे सहारा दिया और बेड पर लेटा दिया। दवाइयां लेकर आई और मुझे दवाइयां खिला दी। उसके बाद मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर ही सामने वाले कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जिस तरीके की आवाजें उसके कमरे से आ रही थी, उस आवाज को सुनकर मैं पल पल तड़प रहा था। अपने बेजान पैरों को देखकर बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में आकर अपने उन्हीं पैरों पर मैं बहुत जोर जोर से मुक्का मारने लगता था।
सोचता था कि अगर मैं ठीक होता तो अपनी पत्नी की इस हरकत की वजह से उसे तो मैं जान से ही मार देता। मेरी बीवी उस आदमी के साथ जोर जोर से हंसती हुए बातें कर रही होती थी। उसके बंद कमरे से उन दोनों के हंसने की आवाजें आ रही थी और भी ना जाने वो दोनों अंदर क्या ही कर रहे थे। लेकिन एक मैं था जो बेहद बेबस और मजबूर बैठा था। एक बार तो मैंने ठान ही लिया था कि इस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपनी चेयर पर बैठा, अलमारी में से अपनी गन निकाली और गुस्से में कमरे के बाहर चला गया। सामने वाले कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने बहुत गुस्से से दरवाजे को लगातार पीटना शुरू कर दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उस सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे तो मानो होश उड़ गए। मेरे हाथ से वो गन अचानक नीचे गिर गई, क्योंकि सामने की घटना ऐसी थी जिससे मेरे होश उड़ गए। क्योंकि वहां पर मैं आपको शुरू से बताता हूं, अपनी खूबसूरती को लेकर सुमन मेरे सामने बैठी थी और बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने अपनी सिगरेट का धुआं अपने मुंह से उड़ाते हुए कहा, सुमन देखो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अपने फैसले के लिए आजाद हो। एक तरफ तुम्हारे पास 25 लाख रुपए का चेक है और दूसरी तरफ तुम्हारे पास शादी का प्रस्ताव। मैंने अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा था। उस खूबसूरत सी लड़की की बेबसी को देखकर मैं बेहद खुश था। उसकी नजरें कभी सामने रखे 25 लाख के चेक पर जा रही थी तो कभी मेरी तरफ। मैं जानता था कि इस समय उसको जो जरूरत है वो सिर्फ ये 25 लाख ही है। वो उलझन भरी उसकी नजरें मुझे बेहद अच्छी लग रही थी। एक तो इतनी हसीन, ऊपर से ये बेबसी और मजबूरी उसके चेहरे पर मुझे देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं तो सुमन की बेबसी के मजे ले रहा था। उसके बहते हुए आंसू मुझे ना जाने क्यों एक ताकत सी दे रहे थे। वो एक खुददार लड़की थी जिसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। ये बात तब की है जब उसकी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके लिए इस तरीके का फैसला लेना बहुत मुश्किल दिख रहा था मुझे। सुमन उस समय मुरझाई सी आंखों में आंसू लिए बैठी थी और उसका यही चेहरा मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों से शादी के पेपर पर साइन कर दिया। मेरे चेहरे पर तो मानो एक मुस्कुराहट सी फैल गई। मैंने सोचा कि मैंने फिर से एक नाजुक कली को खरीद लिया। कुछ दिन अपने आसपास रखूंगा और उसके बाद किसी फालतू चीज की तरह उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। वो मेरे लिए बस इतनी ही जरूरी थी। उसके साथ शायद मैं कुछ दिन या कुछ महीने ही बिता सकता था, पर उससे ज्यादा नहीं। पर मुझे ये नहीं पता था कि सुमन किस आफत का नाम है। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। इस बात का पता मुझे बाद में चला। ऑफिस के दूसरे कमरे में ही पंडित जी बैठे थे, जिन्होंने वहीं पर हमारी शादी की दूसरी रस्में भी करवा दी। सुमन अब सुमन से सुमन खन्ना हो चुकी थी। उसकी बेबसी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसको तो एक जीत की नजरों से देख रहा था और वो बेचारी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसके बाद उसने वो 25 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। मेरी आवाज से उसके कदम रुक गए। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा, तुम यहीं रुको। तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलना है। मुझ में अब इतना सब्र नहीं। इस दिन का तो मैंने कब से इंतजार किया था। वो मेरी तरफ बेहद घिनौनी नजरों से देखने लगी थी। कहने लगी कि मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पता नहीं वो जिंदा बचेंगी भी या नहीं। भगवान के लिए मुझे सिर्फ एक रात अपनी माँ के पास गुजारने दीजिए। मैं उस समय गुस्से में अपनी कुर्सी से उठा और सुमन के पास गया। मैंने उससे कहा कि इस वक्त तुम्हारी माँ को पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी नहीं। इसलिए ड्राइवर को ये चेक दो, वो जल्द से जल्द इसे अस्पताल में पहुंचा देगा और तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी अभी। और मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मुझे इस पल का बहुत दिनों से इंतजार था। इतना कहते ही मैंने सुमन की कलाई पकड़ी और उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहा। गाड़ी को स्टार्ट कर कुछ ही देर में मैं फ्लैट पहुंच गया। पूरे रास्ते वो मेरे से विनतियां करती रही थी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। मैं कल वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर मुझे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले सुमन ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर की लगी हुई आग आज उसकी बेबसी और उसके आंसुओं को देखकर शांत हो रही थी। मैं चुपचाप हंसता हुआ गाड़ी चला रहा था। मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और ये बात मैं जानता था। इकलौता बेटा था मैं। इतने तो मैंने अपने पैरों में जूते नहीं बदले होंगे जितनी मैंने लड़कियों को बदल दिया था। उनका इस्तेमाल कर मन भर जाने पर मैं उन्हें छोड़ देता था। मेरे पास पैसों की किसी तरीके से कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने शादी भी आज तक नहीं की थी। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं थी जो मेरे साथ जिंदगी भर रहे, और आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली भी नहीं जो मुझे पसंद आए।
कुछ देर में ही मैं अपने फ्लैट पर पहुंच गया। सुमन की कलाई मैंने अपने बेडरूम में जाकर ही छोड़ी थी। वो बस रोए जा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें 25 लाख रुपए दिए हैं, तुम्हारी माँ मरेगी नहीं, इसलिए ये रोना धोना बंद कर दो, बहुत देर हो गई अब। मैंने उसे कहा कि अलमारी खोलो और उसमें से एक नाइट ड्रेस रखी है, जाओ और उसे पहन कर आओ। वो वही नाइट ड्रेस थी जो कुछ दिन पहले सुमन को दी थी मैंने। तो इसने उठाकर मेरे मुंह पर दे मारी थी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर अपनी शराफत की पहचान करा रही थी मुझे, कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसों की खातिर अपनी इज्जत को बेच दूं। और देखिए, आज मैंने उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था, कि वो भी सिर्फ 25 लाख रुपए में। मैंने सुमन को अपनी खुफिया पत्नी बना लिया था। इस शादी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सोच रखा था कि जब तक मेरी इच्छा होगी मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर इस्तेमाल करूंगा, और जब मन भर जाएगा तो डाइवोर्स देकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंक दूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसे 25 लाख का चेक दिया था, जिसकी वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती का होना था, जिसने मेरे होश और नींद दोनों को ही उड़ा कर रख दिया था। मैंने तो उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन उसने उस समय बदले में मुझे एक थप्पड़ दिया था। मैं चाहता तो उसको जबरदस्ती अगवा कर सकता था और जो चाहे वो कर सकता था उसके साथ, लेकिन उसके चेहरे पर उस बेबसी और मजबूरी को मैं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद रोते हुए मेरे पास आए और मदद मांगे, और उस दिन वो बिल्कुल उसी रूप में मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी जैसा मैं चाहता था। कुछ ही देर में सुमन वो नाइट ड्रेस पहनकर आ गई। उस रात मैं उसको जिस तरह से देखना चाहता था वो बिल्कुल वैसी लग रही थी आज। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में ले लिया। सुमन मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक उनकी मामूली सी एम्प्लॉय थी, जिसकी सैलरी भी बहुत कम थी। एक दिन मैं अपने पापा के ऑफिस में किसी काम की वजह से गया था। जब उनके ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो अचानक मेरी नजर सुमन पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिमाग उसी समय घूम गया था। उसने बहुत सुंदर सा सूट पहन रखा था, चुपचाप अपनी आंखें कंप्यूटर पर गड़ा रखी थी और बेहद तेजी से कीबोर्ड पर हाथ चला रही थी। एक बार मेरी नजरें उसको देखने के लिए उठी तो फिर पलकें झपकना ही भूल गई। शायद ये उसके हुस्न का ही जादू था। उसी दिन मेरी गंदी नजरें उस पर पड़ी थी। वो कहते हैं ना कि औरतें किसी की भी गंदी नजरों को तुरंत पहचान जाती हैं। सुमन ने भी उस दिन मेरी नजरों को पहचान लिया था। उसने बेहद गुस्से वाली नजरों से मुझे घूरा था और उसे इस तरह से देखकर मेरी मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखने के लिए मुझे दोबारा अपने पापा के ऑफिस में जाना पड़ा। एक दिन मैंने अपने पापा से सुमन के बारे में बात की कि वो कौन है, तो मेरे पापा कहने लगे कि बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत अच्छे से सारा काम करती है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी अपनी कंपनी के लिए ऐसी ही एक लड़की की जरूरत है, अगर आपको ठीक लगे तो उसको आप मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। अब भला मेरे पापा को क्या परेशानी हो सकती थी। उन्होंने तुरंत सुमन को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। मेरे ऑफिस में आते ही सबसे पहले मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी, जिससे वो बहुत खुश हो गई। लेकिन वो अब तक भी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोच पाई थी। चुपचाप अपना काम करती और घर चली जाया करती थी। उसे भी काम करते हुए कुछ दिन ही बीते थे कि उसने मुझसे कुछ सवाल किया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तो मेरे ऑफिस के कुछ रूल समझ लो। यहाँ काम करने वाली हर लड़की की ड्रेस बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए। ऐसे फालतू के सूट वगैरह यहाँ पहनना अलाउड नहीं है। कपड़े जितने कम हो उतना अच्छा। अगर तुम चाहो तो इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा देता हूँ। मेरी बातों को सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वो कहने लगी थी, अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज मेरा ट्रांसफर अपने पापा के ऑफिस में ही कर दीजिए। मैं इस तरीके के कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। मैं कम तनख्वाह में काम कर लूंगी, लेकिन ऐसी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। जिस दिन उसने मेरी बातों को मना किया था, मेरे अंदर तो मानो एक आग सी लग गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे मना करने की। आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे मना कर देती। और वैसे भी इस जैसी गरीब लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने घर की गरीबी की वजह से ये लड़कियां बाहर काम करने निकलती हैं। अपने अच्छे पैसे वाले मालिक को देकर अपने आप को बहुत ज्यादा इज्जतदार साबित करने की कोशिश करती हैं। और जैसे ही उनके लिए थोड़े पैसे बढ़ा दो, इनकी शराफत का चोला 2 मिनट में उतर जाता है। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मुझे क्या करना है। एक दिन मैंने उसे कहा कि ऑफिस के काम की वजह से मैं तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। उसने सवाल किया कि ऑफिस टाइम में ही मैं वापस आ जाऊंगी ना, क्योंकि उससे ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, ऑफिस टाइम में ही वापस आ जाएंगे। मेरी बात को सुनकर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मैं उस दिन एक होटल में ले गया था उसे, जहां मेरे कुछ क्लाइंट पहले से ही थे। ऑफिस की मीटिंग और लंच के बाद वो लोग चले गए और मैं सुमन को होटल के कमरे में ले गया।
जैसे ही मैंने उसे अपने इरादों के बारे में बताया, उसका मुंह गुस्से में लाल हो गया। मैंने उस दिन भी 25 लाख रुपए का चेक दिया था उसे और एक छोटी ड्रेस उसके सामने रख दी थी। मैंने उसे कहा कि मैं जब तक चाहूं तुम्हारे साथ इस कमरे में समय बिता सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। अगर तुम्हें रेट बढ़वाना है तो मैं बढ़ा देता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर उसने गुस्से में वो चेक और वो कपड़ा दोनों ही मेरे मुंह पर उठाकर फेंक दिया और कहने लगी कि मैं एक शरीफ घर की इज्जतदार लड़की हूं। और उसने उसी दिन मेरे ऑफिस से नौकरी भी छोड़ी। ताकि वो मेरे पापा के पास ना चली जाए, इसलिए पहले ही मैंने अपने पापा को उसके बारे में भड़का दिया था, जिससे वो भी उसे नौकरी पर नहीं रखें। मेरे पापा ने मेरी बात को मानकर सुमन को नौकरी पर नहीं रखा था। कुछ दिन बाद मैंने उसकी माँ का एक्सीडेंट करवा दिया और उसे इस हालत में पहुंचा दिया कि वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उसे अपनी माँ को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। शायद उस दिन मेरे दिए हुए वो 25 लाख रुपए उसका चेक उसे ध्यान आया होगा, इसलिए वो मेरे पास मदद के लिए आई। मैंने उसे कहा कि सुमन, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद करूं, तो सबसे पहले तो अपना ये शराफत का जो चोला है ना, उसे मेरे सामने उतार कर नीचे रख दो। आज उसने मेरी शर्त बेहद आसानी से मान ली थी। उसने कहा कि मैं बस यही चाहती हूं कि आप पहले मुझसे शादी कर लें, उसके बाद बेशक आप मुझे रात में ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन बिना शादी के मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं रह सकती। उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह थी। मैंने उसकी बात फटाफट मान ली और एक कमीनी सी हंसी हंसने लगा। मैं उसी समय पंडित को बुलाया और शादी का एग्रीमेंट भी वकील से बनवाया। उसके लिए शायद इस शादी की अहमियत थी, पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे लिए तो ये सिर्फ कुछ दिनों का खेल था। मैंने तो सोच रखा था कि बस थोड़े ही दिनों की बात है, कुछ समय बाद सुमन के हुस्न का जादू मेरे सर से उतरेगा। उसके बाद मैं उसे डाइवोर्स पेपर पकड़ा दूंगा और अपनी जिंदगी से चलता करूंगा। लेकिन शायद वो किसी नशे की तरह थी मेरे लिए। धीरे धीरे वो मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, इतनी कि कई कई घंटे मैं उसे बैठकर आराम से देख सकता था। मुझे आज तक भी सुमन से बदले में प्यार नहीं मिला था। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी और वो नफरत समय के साथ गहराती जा रही थी। मैं जितना उसकी संगत में रह रहा था, वो मुझे उतनी ही ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसको ऐसा बीमार देखा तो मानो मेरी जान पर बनाई हो। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मुझे उस समय पता चला कि शायद मुझे सुमन से प्यार हो गया है। उसकी तकलीफ मुझे अब अच्छी नहीं लग रही थी। रात रात भर उसके लिए मैं जागा रहता था और उसका ख्याल रख रहा था। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। लाया तो मैं उसे सिर्फ कुछ दिन तक के लिए ही था, लेकिन कब महीने और साल गुजर गए पता ही नहीं चला। वो आज तक भी एक शादीशुदा जिंदगी में थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया था कि मैं उसे कब डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ दिन या 1 या 2 महीने ही रहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी ही रहना चाहता था और मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ रहे। मेरी बातों को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कोई जिंदगी नहीं बितानी। तुम मुझे किसी भी कीमत पर डाइवोर्स दो। तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। वो रोते हुए ये कह रही थी। मैंने उसे कहा, सुमन, मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी बातों को सुनकर सुमन मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। कहने लगी कि तुम मुझे किसी भी हाल में छोड़ दो। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने तब भी तुमसे मजबूरी में शादी की थी और आज भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक मजबूरी में ही रह रही हूं। मैं उसे बहुत समझा रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। मजबूरन मुझे उसे एक थप्पड़ मारना पड़ा। उस दिन मैंने उससे कहा, आज की बात कभी भी मुझसे अलग होने के बारे में बात मत करना। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये बात कहकर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। उस दिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चली जाए। इस टेंशन में ही मेरी गाड़ी की स्पीड कब तेज हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई। इस एक्सीडेंट ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं वही मौके पर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरे मम्मी पापा और सुमन खड़े थे। ये वही समय था जब मैंने सबके सामने सुमन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मम्मी पापा बहुत नाराज हुए थे, लेकिन मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। कुछ दिनों में थोड़ा आराम लगने पर मैं हॉस्पिटल से सीधा सुमन के घर पर ही चला गया। वो भी मेरा ख्याल रख रही थी। उसका व्यवहार मेरे लिए बदल गया था। हर रोज मुझे समय से दवाइयां देना, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, वो सब कुछ कर रही थी। एक एक चीज के लिए मैं उसका मोहताज हो चुका था।
खुद से ना उठ पाता था ना बैठ पाता था। मेरे कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और वो सामने वाले कमरे में रहती थी। रात के सन्नाटे में उस कमरे से ना जाने किसकी बातें करने की आवाजें आया करती थी। ना जाने इस समय कौन था जो उस कमरे में था और मेरी पत्नी के साथ उस कमरे में रहता था। मेरा मन बहुत घबराने लगा था। कई बार मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ये मेरा वहम हो, लेकिन हर रोज ही मुझे वहां से बातें करने की आवाज और अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। रात को ये सब कुछ मुझे बेहद परेशान कर देती थी। मेरे ऑफिस के काम में भी सुमन मेरी मदद करती। ऑफिस में मेरा मैनेजर, जिसका नाम समर था, जब भी कोई भी जरूरी काम होता है, कोई डिस्कशन करना होता था, तो वो मेरे घर आता था। बेहद जिम्मेदार और शरीफ था। वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरी पत्नी के कमरे से वो निकलेगा। गन लेकर मैं उस कमरे में गया था। सामने उसे देखा तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि तुम। वो कहने लगा कि हाँ, मैं ही हूं। उसको यूं देखकर गन मेरे हाथों से उसी समय छूटकर नीचे गिर गई। आज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रहा था और सिमन भी उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। मेरे सामने उसने एक फाइल रखी और मुझसे कहा कि तुम्हारी जितनी भी जायदाद थी वो सब मैंने अपने नाम कर ली है। अब अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसकी बातों को सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न रह गया था। मुझे सुमन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे कहा कि सुमन, मैंने तो तुमसे इसलिए भी प्यार किया था क्योंकि तुम बेहद खुददार और शरीफ थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इस तरीके का कोई धोखा करोगी। पहले भी जब मैंने तुम्हें लाखों रुपए देना चाहा, तब भी तुमने सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे। तुमने अपनी शराफत को इतनी अहमियत दी थी। आज तुम्हें क्या हो गया? मुझे अपनी जायदाद जाने का दुख नहीं, सिर्फ तुम्हारी शराफत जाने का दुख है। वो हंसते हुए कहने लगी, धोखे की बात तुम कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? मैंने उसे कहा कि तुम जो भी कहो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इतने में वो मैनेजर कहने लगा कि सुमन मेरी बहन है और जब मुझे पता चला कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया है, उसके बाद मेरी बहन के साथ भी तुमने जबरदस्ती शादी कर ली। मैं तभी दूसरे देश से वापस आ गया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की और तुम्हारा भरोसा जीता था। ये जो आज तुम अपाहिज बैठे हो ना, वो भी तुम मेरी वजह से ही हो। मैंने ही करवाया है तुम्हारा एक्सीडेंट। तुमने बहुत तकलीफ दी है मेरी माँ को और मेरी बहन को। ये उसी का फल है। उसकी बातों को सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा था। मैंने सुमन और उसके भाई दोनों से ही अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। आप तो जानते हैं, औरत बहुत नरम दिल होती है। सुमन ने मुझे कुछ ही समय में माफ कर दिया था। सुमन और मेरे रिश्ते को सही होने में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन आज के समय में वो और मैं एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। अब मैं चल पाता हूँ। मैंने सुमन के घर जाकर उसकी माँ से भी माफी मांगी थी। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो कहीं से सही नहीं था और ना ही माफी के लायक था, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता था और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।